हेलो एवरीवन स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पार्ट सेकंड कवर करेंगे क्लास टेंथ की जो हिस्ट्री है, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है राइज ऑफ नेशंस इन यूरोप। उसका पार्ट सेकंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। हिस्ट्री के या जितने भी एसएसटी के पार्ट्स होते हैं, सभी के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। तो क्या कहते हैं, जो आपका वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड करके हम कवर करते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी, इस पर्टिकुलर वीडियो में भी कुछ ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट सेकंड में जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। ठीक, अब देखिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, पूरे के पूरे यूरोप में किस पर्टिकुलर चीज़ ने नेशनलिस्ट की भावना को बनाया था, किस पर्टिकुलर चीज़ ने नेशनलिस्ट की भावना को क्रिएट किया था। ठीक, इंस्पायर तो सब फ्रेंच रिवोल्यूशन या फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो चेंजेस हो रहे थे उससे तो हुए ही थे, लेकिन वो ओनली रीज़न क्या था जिसने पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के लोगों को इंस्पायर किया, पूरे के यूरोप कॉन्टिनेंट लोगों को यूनाइट किया। अलग अलग स्टेट्स थे, यूरोप कॉन्टिनेंट जो था वहाँ पे अलग अलग राजा महाराजाओं का क्या कहते हैं शासन था, और सभी स्टेट्स की लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल, सभी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन था। लेकिन फिर भी वो यूनाइट हुए। तो वो यूनाइट इसीलिए हुए थे क्योंकि सभी जगहों पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक, तो सभी के सभी मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते थे और वो एक नेशन स्टेट लाना चाहते थे। ठीक, नेशन स्टेट्स के एस्टैब्लिशमेंट के लिए ही आपके ये जो डाइवर्स स्टेट्स के पीपल्स थे, जिनकी लैंग्वेज, कल्चर, ये सभी चीज़ें अलग थी, केवल नेशन स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए और आपके मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए ही ये सारे के सारे पर्सन यूनाइट हुए थे। ठीक, मैंने बता दिया। अब चलते हैं बुक के ज़रिए से थोड़ा इन चीज़ों को समझते हैं। If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find there were no nation state as we know that them today. ठीक है, अगर मिड 18th सेंचुरी की बात की जाए तो मिड 18th सेंचुरी तक पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। जैसा कि आज हमें देखने को मिलता है, ये जर्मनी है, ये इटली है, ये फ्रांस है, ये रशिया है, ऐसा कोई भी नेशन उस समय नहीं हुआ करता था, ऐसा कोई भी नेशन स्टेट उस समय नहीं हुआ करता था। कब? मिड 18th सेंचुरी में। आगे, what we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdom, duchies, canton, whose rulers had their autonomy territories. Eastern and Central Europe were under aristocracy monarchy with the territories of which lived diverse people. They did not see themselves as sharing a collectivity identity or a common culture. जैसा कि आप देखते हो आज जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। पहले ये सारे प्लेसेस आपके बहुत सारे अलग अलग क्या कहते हैं किंगडम्स में, डचेस में डिवाइड हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद अब जितने भी अलग अलग स्टेट्स थे, सभी अब स्टेट्स की अपनी अलग आइडेंटिटी थी, सभी स्टेट्स का अपना कल्चर था, सभी स्टेट्स की अपनी लैंग्वेजेस थी। तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण भी इनके बीच में यूनिटी क्यों आई, क्यों इन सभी के बीच में नेशनलिस्ट की भावना आई और क्यों क्या कहते हैं ये यूनाइट हुए। तो यूनाइट होने के पीछे एक वही रीज़न था कि ये लोग राजा महाराजाओं वाली सरकार को ख़त्म करना चाहते थे। दे वांट टू स्टैब्लिश अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल द पर्सन्स आर इक्वल, या आप कह सकते हो नेशन स्टेट। सारे के सारे जो आपके डाइवर्स स्टेट्स के पीपल्स थे, सब कुछ इनका डिफरेंट था, लेकिन फिर भी ये यूनाइट हुए। तो उसके पीछे यही एक रीज़न है कि ये एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश करना चाहते थे और ये एक्सप्लॉटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरीके से डिमोलिश करना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है हैब्सबर्ग अंपायर के अंदर में ऑस्ट्रिया और आपके हंगरी आते थे। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के नाम दिया गया और अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप देख सकते हो। जैसे बता रहा है कि हाफ हंगरी में मैगर बोली जाती थी, तो हाफ हंगरी में डायलेक्ट्स बोले जाते थे। ठीक है, कुछ कुछ प्लेसेस में पॉलिश बोली जाती थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये बता रहा है, तो इन चीज़ों को जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको ऐसे थॉरली ही रीड कर लीजिएगा कि किस पर्टिकुलर स्टेट्स में कैसी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। ठीक है, इनका ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखिए, जो अंडरलाइन मैंने किया उन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन जो था, इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किसी भी पर्टिकुलर यूनिटी को, पॉलिटिकल यूनिटी को ईजिली प्रमोट नहीं कर सकती। मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, अब वो सब यूनाइट हों तो कैसे हों। तो उनको पॉलिटिकली यूनाइट करना इतना आसान नहीं था। द ओनली टाई बाइंडिंग द डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगेशन टू द एम्परर। वो केवल ओनली चीज़ थी, वो एकमात्र वो चीज़ थी जिसने इन सभी लोगों को बाइंड किया, इन सभी लोगों को आपस में लाया। इतने ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप के होने के बाद भी इन सभी को आपस में जोड़ने का काम उस एक ओनली रीज़न ने किया, और वो था एलिगेंस ऑफ टू द एम्परर, मतलब कि एम्परर रूल को पूरी तरीके से ख़त्म करना है।
ठीक है, मतलब कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म करना है और नेशन स्टेट को स्टैब्लिश करना है। यही ओनली रीज़न था जिसने पूरे के पूरे डाइवर्स ग्रुप को आपस में बाइट किया और उनको पॉलिटिकली यूनाइट किया। अब देखिए यहाँ पे बगैर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया, इनका कोई ज़्यादा उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर का मैं क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट डेट का सीरीज़ लाऊंगा, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, वहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया लर्नोपीडिया चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को कवर कर सकते हैं। उसको कवर करने के बाद ही यहाँ से स्टार्ट करिएगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो अब आगे के टॉपिक्स को हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। ठीक, नेशनलिज्म की आइडिया और नेशन स्टेट का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ ये आपको बताना है। मैंने बता दिया है, अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट देख लिया है, पार्ट फर्स्ट अगर उन्होंने देखा है और 1-2 बार 3 बार देखा है, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या एक बार में ही समझ में आ गया, तो ईजिली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। कोई ज़्यादा क्या कहते हैं ये टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नीचे दिए गए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में आपके क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक, तो भी आगे चलते हैं और आगे टॉपिक्स को समझते हैं। अब देखो, जिस समय की ये बात हो रही थी उस समय सोसाइटी में 2 आइडियोलॉजीज़ के पर्सन रहते थे, एक एरिस्टोक्रेसी और दूसरे आपके न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी कैसे पर्सन थे? राजा महाराजाओं को एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, क्योंकि ये सब कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के पर्सन थे। ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हमेशा बनी रहे जहाँ पे क्या कहते हैं जो स्टेट्स में डिवाइड हो, जहाँ पे क्लर्जी हो, नोबेल्टी हो और आपके कॉमन पीपल्स हो, मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म में आपकी सोसाइटी हो। जो भी सोसाइटी आपकी हो, कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के हिसाब से वो सोसाइटी हमेशा ट्रेडिशनल वे में बनी हो, ट्रेडिशनल वे में बेस्ड हो। और आपके जो न्यू मिडिल क्लास पर्सन थे, ये सब लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ये मानते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे सभी पर्सन्स इक्वल हो, ना तो कोई क्लर्जी हो, ना तो कोई नोबेल्टी हो, ना ही कोई आपका कॉमन पीपल, सभी पर्सन्स क्या हो, इक्वल हो। तो चलिए थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में भी हम समझते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में जिनका डोमिनेशन स्टैब्लिश था वो आपके एरिस्टोक्रेसी थे, मतलब कि कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के पर्सन। आगे, द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउस। गाँव शहर हर जगह पे इनका अपना दबदबा था, हर जगह पे इन्होंने अपने स्टेट्स बना रखे थे, हर जगह पे इन्होंने अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश कर रखा था। इसके बाद दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ये लोग डिप्लोमेसी के लिए और जब कभी हाई सोसाइटी में होते थे तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेजेस ये बोला करते थे। देयर फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाई ऑफ मैरिज। ये सारे के सारे जितने भी आपके एरिस्टोक्रेसी थे, कहीं ना कहीं ये लोग आपस में जुड़े रहते थे। ठीक है, एक दूसरे के रिलेटिव्स ही हुआ करते थे, शादी वगैरह चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये लोग आपस में जुड़े रहते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। एरिस्टोक्रेसी पावरफुल तो थे, लेकिन पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक, the majority of population was made up of peasantry. To the west, the bulk of the land was found by tenant and small owners, while in the eastern and central Europe, the pattern of landholding were characterized by vast estate which were cultivated by serf. ठीक, ये कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपके पूरे यूरोप में जो थी वो पीजेंट्री की थी, या आप कह सकते हो ऐसे पीपल्स की थी जो न्यू मिडिल क्लास या आपके कॉमन पीपल से कॉमन स्टेट से या कॉमन पीपल वाले स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक, और ये सारे के सारे आपके लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ये कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में थे और ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे सभी पर्सन्स इक्वल हो। लेकिन आपके एरिस्टोक्रेसी कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जो हमेशा ट्रेडिशनल वे में बनी हुई हो, ठीक है, जिसमें क्लर्जी, नोबेल्टी और कॉमन पीपल जैसी चीज़ें हमेशा हो। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये चीज़ें जानना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलो द एबॉलिश ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज गेन पॉपुलरिटी। ठीक, जो यह आइडिया था, जो लिबरल आइडिया था, मतलब कि मिडिल क्लास पर्सनस की जो आइडियोलॉजी थी, जो उनकी लिबरल आइडियोलॉजी थी, आगे चल के उसको एक अच्छा पेस मिलता है जिसके कारण सभी लोग यूनाइट होते हैं। और यूनाइट होने के बाद जो ये प्रिविलेजेस थे, जो ये पॉपुलरिटीज़ थी एरिस्टोक्रेसी को, इसको उन्होंने पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया। ठीक, और इसको एबॉलिश करने के लिए वो वर्क करते रहे और उन्होंने आखिर में एबॉलिश कर भी दिया इन चीज़ों को। ठीक है, अब व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में।
अब देखिए इस टॉपिक में क्या दिया गया है। इस टॉपिक का नाम है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था। तो जितने भी पीपल्स थे, अलग अलग पीपल्स के लिए इसका अलग मतलब था। ठीक, अलग अलग पीपल्स इसको अलग अलग वे में ले रहे थे। चलिए जानते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यूनिटी इन 18th अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप और क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में जितने भी लोग थे वो सब नेशनल यूनिटी चाहते थे, और वो लोग एक आइडियोलॉजी को क्या कहते हैं बहुत तेज़ी से फॉलो कर रहे थे, और वो आइडियोलॉजी थी आपके लिबरलिज्म की। अब द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबरर मीनिंग फ्री। ठीक है, जो ये लिबरलिज्म आपका वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव है और इसका मतलब है फ्री। ठीक, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मिडिल क्लास पर्सन्स के लिए इसका मतलब था कि सभी इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होनी चाहिए और एक ऐसा लॉ होना चाहिए जहाँ पे सभी पर्सन इक्वल हों। ठीक, आगे पॉलिटिकली इट एम्पैसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of aristocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. ठीक, फ्रेंच रिवोल्यूशन ने लिबरलिज्म को क्या बताया। फ्रेंच रिवोल्यूशन में लिबरलिज्म को ये बताया गया कि जो ऑटोक्रेसी है, यानी कि जो राजा महाराजा की सरकार है या जो प्रिविलेजेस लोगों के पास हैं, वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश होना चाहिए और वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हों, एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश होना चाहिए और कंट्री को रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव सारे आपके पार्लियामेंट में हो। पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी हो जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हों, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशंस हों, और ये ऑटोक्रेसी और प्रिविलेजेस जैसी चीज़ें ना हों। ये क्या, ये लिबरलिज्म का मतलब हमारे फ्रेंच रिवोल्यूशन ने बताया। अब 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉल्युबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के क्या कहते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जैसी चीज़ें थी उसके खिलाफ भी इसने बातें की, किसने, लिबरल आइडियोलॉजी ने। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में और जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन नहीं की इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसका भी है। सफरेज का मतलब क्या होता है, द राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब होता है सफरेज। देखिए आपको बता दें, जब फ्रांस में भी रिवोल्यूशन हुआ था या जब नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसा भी जो भी समय था, सभी एडल्ट पर्सनस को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे। हमने फ्रांस में देखा पैसिव सिटीजन्स को केवल वोटिंग राइट्स थे, आपके एक्टिव सिटीजन्स को एक्टिव सिटीजन्स के पास आपके वोटिंग राइट्स थे, पैसिव सिटीजन्स और आपके वुमेन्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। ऐसा ही कुछ जब नेपोलियन जब आया तो उसने भी ऐसा ही कुछ किया। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखी जाए तो इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी के पास वो राइट्स होना। ठीक है, सफरेज में उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं, राइट टू वोट दिया जा रहा था जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी या जो एक्टिव मेंबर्स की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, वुमेन्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं गलत थी। ओके, अब हम आगे चलते हैं और इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या है। देखा हमने यहाँ पे देखा था, अभी आपको ऊपर बता दूँ, हमने देखा कि जितने भी क्या कहते हैं आपके इंडिविजुअल हैं उनके लिए मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, फ्रेंच रिवोल्यूशन में लिबरलिज्म का क्या मतलब था, और यहाँ पे इकोनॉमिक स्फीयर यानी कि जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब है। देखते हैं। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके लिए लिबरलिज्म का ये मतलब है कि एक ऐसा मार्केट हो जहाँ पे फ्रीडम हो, वो आसानी से अंदर जा सकें और वहाँ से बाहर आ सकें, मतलब कोई भी बैरियर्स वगैरह ना हो, और क्या कहते हैं उनके गुड्स के ऊपर कोई स्टेट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करे कि वो अपने गुड्स और कैपिटल को एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट मूव नहीं करा सकती। मतलब उनके पास फ्रीडम हो, वो कहीं पे भी जाके किसी भी प्रकार का अपना गुड्स वगैरह सेल वगैरह कर सकें। तो यहाँ पे देखिए लिबरलिज्म का जो मतलब था वो सभी ग्रुप ऑफ पीपल, सभी अलग अलग पर्सन उसको अलग तरीके से ले रहे थे, अलग वे में ले रहे थे। ठीक है, न्यू मिडिल क्लास पर्सन अलग वे में ले रहा था, फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो भी रिवोल्यूशनरीज थे वो उसको अलग ले रहे थे, और यहाँ पे मर्चेंट्स वगैरह इन चीज़ों को अलग ले रहे थे। ठीक, आगे देखते हैं। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. Let us take the example of German-speaking region in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created out countless small principality, a confederation of 39 states. ठीक, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को लिबरलिज्म का मतलब समझ में आ गया हो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, तो आप लोग उसको बता देना कि न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था, और आपके जो इकोनॉमिक स्फीयर यानी कि मर्चेंट और ट्रेडर्स जो लोग थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये होता था।
ठीक, ओके। टोटली अगर देखा जाए सभी चीज़ को, अगर हम एक प्रकार से अगर सभी चीज़ को हम एनालाइज करें और हम देखें इसका आउटपुट क्या निकलता है, तो लिबरलिज्म का आउटपुट यही निकलता है कि सभी फ्रीडम चाहते थे। दे ऑल वांट्स अ फ्रीडम, सभी लोग फ्रीडम चाहते थे कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर ना हो। सोसाइटी में पहली बात तो इनइक्वालिटी वगैरह ना हो, सभी इक्वल हों और सभी के पास फ्रीडम हो। ये कंक्लूजन निकलता है आपके लिबरलिज्म का, ठीक। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को जानते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जर्मनी की बात कर रहा है, तो जर्मनी 39 कन्फेडरेशन में डिवाइड था। अब यहाँ पे एक चीज़ की और हम बात कर लेते हैं, ईच ऑफ दिस पोजेस इट ओन करेंसी, सबकी अपनी अपनी अलग करेंसी थी। 39 कन्फेडरेशन में डिवाइड था जर्मनी और सबकी अपनी अलग अलग करेंसी थी, सबका अपना अलग वेट मेजर सिस्टम था। अब होता क्या था कि एक मर्चेंट, सब 1833 की बात हो रही है, सपोज करिए एक मर्चेंट को हैम्सबर्ग से नुरेमबर्ग अगर कोई सामान बेचने जाना है तो 11 कस्टम ड्यूटीज़ उसको पे करनी पड़ती थी और हर एक कस्टम ड्यूटी 5% वो देता था। सोचिए 39 कन्फेडरेशन में पूरा जर्मनी स्टेट डिवाइड था और अगर कोई, और सभी कन्फेडरेशन की अपनी अलग करेंसी थी, अपना अलग वेट एंड मेजर सिस्टम था। कोई भी एक मर्चेंट अगर इन स्टेटस से पास करता था तो उसको हर जगह पे कस्टम ड्यूटीज़ पे करने होते थे और सभी जगहों पे कस्टम पे ड्यूटीज़ का जो चार्ज था वो 5% हुआ करता था उसके टोटल गुड्स का। इसके बाद ड्यूटीज वर ऑफन लीव अकॉर्डिंग टू वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और उसके बाद भी गुड्स और जो भी मतलब गुड्स होते थे उसकी जो मेजरिंग यूनिट होती थी उस मेजरिंग यूनिट के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के उसको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। जो भी मर्चेंट्स थे जब वो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाके गुड्स बेचना चाहता था तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। करेंसीज अलग हुआ करती थी और वेट और मेजर सिस्टम अलग हुआ करता था, जिसके कारण उसको टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करने होते थे। तो प्रॉफिट क्या होगा, वो चीज़ों को और भी महंगा बेचेगा, तो क्या उसकी चीज़ें बिकेंगी? नहीं बिकेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी मर्चेंट्स को। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया गया आगे जानते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपकी है इल, मैंने आपको बताया था कि इल क्या है, ठीक है, इले भी कहते हैं, इल भी कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो क्लॉथ्स होते थे, क्लॉथ्स के जर्मनी में जो क्लॉथ्स की मेजरिंग यूनिट होती थी उसको इल कहते थे। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दें, देखिए आप देख सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट में 54% सेंटीमीटर क्लॉथ का मेजरिंग था, मिंज में 55%, नुमाइजर में 65.6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 53.5 सेंटीमीटर। मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेट एंड मेज़र या क्या कहते हैं मेजरिंग यूनिट या वेट की जो क्वांटिटी होती थी वो अलग होती थी, जिससे मर्चेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब इसके बाद क्या हुआ, आइए इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आई थी 1834 में जिसने इन चीज़ों को ख़त्म कर दी, और वो चीज़ थी आपकी कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन का इंट्रोडक्शन होता है आपके 1834 में, और कस्टम यूनियन को ज़ॉल्वरीन भी कहा जाता है। इस सिस्टम के आने के बाद जो ये प्रॉब्लम्स थी आपके मर्चेंट्स की कि अलग अलग करेंसी, अलग अलग वेट एंड मेजर सिस्टम, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कैसे देखते हैं। सच कंडीशन वर व्यूड एज obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of unified economic treaty allowing the unhindered movement of goods, people and capital. In 1834 a custom union or zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German state. पर्शिया ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, कस्टम यूनियन या इसको ज़ॉल्वरीन भी कहते थे। कब? 1834 में। और मोस्टली आपके जर्मन स्टेट ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। इसमें क्या किया गया कि आपके जो टैरिफ बैरियर्स हुआ करते थे, जो ट्रेड बैरियर्स हुआ करते थे, उनको एबॉलिश कर दिया गया और इसके बाद नंबर ऑफ करेंसीज़ को 30 से रिड्यूस करके 2 कर दिया गया। और आपके नेटवर्किंग, रेलवे वगैरह या मोबिलिटी, रेलवे के नेटवर्क को और भी अच्छा बना दिया गया और मोबिलिटी वगैरह और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई ताकि जर्मनी के यूनिफिकेशन में ये एक रोल प्ले कर सके, ठीक। A wave of the economic nationalism strained the wider nationalist sentiment growing at the time, ठीक है। ये पर्टिकुलर सिस्टम लाया गया था ताकि ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया जा सके, नंबर ऑफ करेंसीज को रिड्यूस किया जा सके और थोड़ा बहुत क्या कहते हैं जर्मन कॉन्फेडरेशन में लोगों के अंदर यूनिफिकेशन जैसी चीज़ें को लाया जा सके, ठीक। अब यहाँ पे बगल में कुछ चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। फ्रेडरिक लिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ
Tübingen in Germany wrote in 1834, the aim of the Zollverein is to bite the German economically into a nation. देखिए इन पर्टिकुलर इस पर्सन ने ये बोला था, इस प्रोफेसर ने ये बोला था कि ज़ोल्वरीन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो ओनली रीज़न है वो ये है कि जर्मन के पीपल्स को इकोनॉमिकली बाइंड किया जाए, उनको एक नेशन में कन्वर्ट किया जाए। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया हो। इन चीज़ों को आप लोग बार बार देखिए, रिवाइज़ करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। अब अपकमिंग टॉपिक्स जितने हैं वो हम अपकमिंग पार्ट्स जब ले आएंगे तो उनमें कवर करेंगे। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाइए पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके बाद इस पार्ट सेकंड को देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है और वीडियो आपने इन्जॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अपने नए वीडियो के साथ जल्दी ही फिर अपने इस चैनल लर्नोपीडिया पे आप सभी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयर।